हमारी चर्चा का विषय है या जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे तो रीतकाल है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने पढ़ा आदिकाल क्या है, भक्तिकाल क्या है। आज हम इसके मतलब तीसरे कालखंड पर चर्चा करेंगे जिसका नाम होता है रीतकाल। इसी को हम उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। आइए रीतकाल या इसके विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर मध्य काल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो क्या निर्धारित की गई है, 1700 विक्रम संवत से 1900 तक, या इसी को हम ईस्वी में जाएं तो ईस्वी में कह सकते हैं कि 1643 ईस्वी से कब तक, 1843 ईस्वी तक। इसकी ये हो गई समय सीमा। रीतकाल जो है तो इसमें अनेक विद्वानों ने इसके अनेक नाम दिए हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि जैसे मिस्र बंधुओं में ने इन लोगों ने मिस्र बंधुओं में 3 लोगों का नाम आता है। तो वो कौन से 3 लोग हैं? पहला नाम आता है आपका गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। विश्वबंधु में 3 भाई आते हैं। इन लोगों ने इसका नाम दिया है रीतकाल को। इन लोगों ने अलंकृत काल के नाम से संबोधित किया है। किस काल के नाम से? अलंकृत काल कहा है मिस्र बंधुओं ने। इसी तरह से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि यह काल है श्रृंगार काल है। आचार्य रामचंद्र रीत काल कहते हैं और रमा रसाल जी जो हैं वो इसे कला काल के नाम से, रसाल जी जो बताते हैं कि ये क्या है, कला काल है। अब रीतकाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा। संवत तो इस टाइम में, इस समय में, समय के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया और इसमें परिवर्तन हुआ। विशेषतः तात्कालीन जो है तो दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य में उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग शास्त्र के लिए माना जाता है या किया गया। इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार, काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीत काव्य कहा गया। और इस काल जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथों की
रचना की है। इस रीत काल की थोड़ी सी सामान्य प्रवृत्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रवृत्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं कि रीत काल साहित्य का सृजन सामंती वातावरण में हुआ था और उस समय के समस्त कवि जो थे तो राज दरबारी हुआ करते थे। अतः उनसे, उन कवियों से, जब राज दरबारी है तो उनसे स्वांतः सुखाय की उम्मीद रखना या करना संभव नहीं है। उनसे ऐसी आशा करना ये व्यर्थ था। और इन कवियों में प्रदर्शन की प्रधानता रही है, अपने अपने को श्रेष्ठ दिखलाने की। तो अपने आश्रयदाताओं राजाओं को संतुष्ट करना इनका प्रमुख हो गया था। इनकी रचना में या इनकी वाणी में सूर, तुलसी, मीरा इत्यादि की तरह भक्ति भावना या इनकी तरह तन्मयता, सात्विकता और जो उदांत चेतना है ये आपको देखने को नहीं मिलती है। बल्कि रीतकालीन कवियों में कवियों की जो अंतस चेतना है तो कुछ ऐसी हो गई थी कि जैसे सुरा सुंदरी अथवा कनक कामनियों में विशेष इनकी अंतः चेतना रमी हुई थी। और दरबारी वैश्याओं के जो पायल की झनकार होती है जिसे हम नुपुर बोलते हैं, तो उनकी झनकार के सिवाय इन्हें कुछ सुनाई और ना ही कुछ दिखाई देता था, ना ही समझ में आता था। तो क्या तो इन लोगों ने नारी के ऐसे ही रूप का इन लोगों ने चित्रण किया है, अर्थात उसका नक्सिक वर्णन इसमें आपको इस काल में आपको विशेष तौर पर देखने को मिलता है। और इस काल की जो प्रमुख बातें हैं इसका कारण यह है कि थे राजा रजवाड़े लोग वो नतमस्तक हो चुके थे, सत्ता के अधिकारों में उनके कमी आ चुकी थी और कमी आने के कारण राजा लोग उस गम को भुलाने के लिए कृत्रिम वैभव के भोग का सहारा ले रहे थे। जब मन में गांठ, जब मन की जो ये गांठ है तो या जो उनको गम था उसको भुलाने के लिए वो लोग क्या करने लगे, इस गांठ को ये गांठ जब वहां पर बाहर ना खुल पाई तब उसको इन लोगों ने क्या किया कि नारी को केंद्रित किया, अर्थात नारी के सूक्ष्म शारीरिक शारीरिक सौंदर्य को उकेरने लगे अपनी रचना में। अपने राजाओं के सामने उनको प्रसन्न करने के लिए गांव में भोग विलास की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और श्रृंगार में जो प्रेम का स्थान था वह रसिकता ने ले लिया। और जिसके कारण रीत काल में तरह तरह के बदलाव हुए, उनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे पहला क्या आप कह सकते हैं कि इस काल में श्रृंगारिता बहुत ज्यादा है। जितने ग्रंथ हैं उनमें आप देखिए तो श्रृंगार का अच्छा खासा वर्णन है, विशेष तौर पर संयोग पक्ष का, और अलंकारिता भी उसमें है। फिर उसमें मुक्तक की प्रधानता है और मुक्तक ब्रज भाषा की भी प्रधानता है। और रीत काल में ऐसा नहीं है कि केवल श्रृंगार रस की रचना लिखी गई है। एक कवि हैं जिनका नाम है भूषण, उन्होंने वीर रस की भी कविताएं लिखी, तो वीर रस की कविता भी इसमें लिखी गई है और आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। ये इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। और इस काल इस समय में जो है इस रीत काल को 3 श्रेणी में रखा गया।
रीत काल के जो साहित्य है वो 3 रूपों में पढ़ा जाता है, एक रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्ति। पहला आपको क्या मिलेगा? रीतिबद्ध। फिर दूसरा आपको क्या मिलेगा? रीत मुक्ति। इसको इन 3 श्रेणियों में रखा गया है। रीत मुक्ति, मुक्ति नहीं, मुक्त। रीतिबद्ध जो है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीत काल में कवियों की प्रमुख 3 धाराएं आपको देखने को मिल रही हैं। पहली है रीतिबद्ध, दूसरी है रीत मुक्त, तीसरी है रीत सिद्ध। तो रीतबद्ध जो है तो का तात्पर्य है कि जो रीत यानी शैली में बध करके चले, एक विशिष्ट पद्धति अपनाई है और उसमें काव्यांगों का विवेचन सर्वोपरि माना गया है। और लक्षण, इस समय में लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं या ज्यादा मात्रा में लिखी गई है। इस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले सभी कवि रीतबद्ध कवि कहलाते हैं, जिसमें है जैसे कि केशवदास को आप देखते हैं तो केशवदास जी जो हैं तो इनकी जो रचना है रसिक प्रिया, मदिराम को जब आप पढ़ते हैं तो हम का रसराज और ललित ललाम, चिंतामणि जी का कविकुल इत्यादि प्रसिद्ध कवि। और इनकी इसके बाद हमारा जो आता है तो क्या आता है? रीत मुक्त। तो रीत मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत वो लोग आते हैं या वो कवि आते हैं जिन्होंने रीत परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त होकर के काव्य रचना की है या लिखी है। इसे रीत काल की स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। और इस धारा के कवि पीर को जनता को सुनाने में मस्त रहे हैं। उनके जो प्रेम की पीर थी, उस पीर को इन लोगों ने अपनी वाणी के माध्यम से जनता तक पहुंच। इसके बाद दूसरा नाम आता है आलम का। और आलम जो है तो दोहे सवैये में अपनी महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहते थे। इस कारण से इनका साहित्य में धीरे धीरे नाम ही बोधा हो गया था। बोधा सवैये में लिखी इनकी 2 रचनाएं हैं, विरह बारिश और दूसरी रचना का नाम है इश्क नामा। तो ये उस समय के हैं और इनकी रचनाएं। इसके बाद अगली जो अंतिम रीति है वो क्या है? रीत सिद्ध काव्य धारा। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि रीतिबद्ध काव्य के अधिक निकट है, नजदीक है। क्यों? दोष, गुण, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, संप्रदाय, हाव भाव, नायक नायिका भेद आदि के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं या लिखे गए हैं। उपयुक्त गुणों से युक्त ग्रंथ को लक्षण ग्रंथ भी कहा गया है। किंतु रीत सिद्ध काव्य में लक्षण तो कुछ नहीं होते हैं, या यूं कहें कि रीत सिद्ध काव्य में करके ही रचना करता है। वह ना तो रीतबद्ध कवियों की परिपाटी में पूर्ण रूप से बदता है और ना ही रीत मुक्त कवियों की वहां स्वच्छंद प्रेम का गायन करता है या काव्य रचना करता है। ऐसे कवियों को रीत सिद्ध की संज्ञा प्रदान की गई है। इनमें
जिन प्रमुख लोगों का नाम आता है वो निम्नलिखित है, जैसे कि बिहारी। बिहारी को एक साहित्यकार हैं जिनका बिहारी जी क्यों है इस ऋषि और बिहारी ससई की ख्याति का मूलाधार बिहारी जी के प्रसिद्धि का या ख्याति का जो मूल आधार हुआ है उनकी रचना ही हुई है। और उनकी उस रचना यानी बिहारी ससई के सामने कोई भी मुक्तक ठहर नहीं पाता है। इस दृश्य से मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान जो है तो बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उनकी सतसई गाथा, सप्तसती जो है, आर्या सप्तसती, अमरूप शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित विविध रत्नों से भरी पड़ी है। और ये एक नजर फिर से हम इस पर डालते हैं रीतकाल पर। रीतकाल जो है तो हिंदी साहित्य में रीतकाल तो इसका नाम दिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। और कुछ विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि आपने जाना कि मिस्र बंधु जो है, मिस्र बंधु में तीनों भाइयों का नाम हमने आपको बताया कि कौन कौन आते हैं। गणेश बिहारी आते हैं, श्याम बिहारी आते हैं, सुखदेव बिहारी। और इन लोगों ने मिल करके इसका नाम अलंकृत काल के नाम से इसको संबोधित किया। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इसे श्रृंगार काल करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीत काल की ही संज्ञा प्रदान करते हैं। और रामशंकर रसाल जी इसको कला काल के नाम से संबोधित करते हैं। इसकी जो समय सीमा है 1700 से 1900 तक की 1843 ईस्वी तक का जो समय है के नाम से जाना जाता है। और इस काल में तीन प्रमुख धारा, दूसरी क्या रही है रीत मुक्ति धारा, और तीसरी क्या रही है रीत सिद्धि काव्य धारा। तो इन तीनों काव्य धाराओं को आपने देखा। और इसकी जो इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं वो विषय थे अपने मतलब राजाओं के आश्रित रहा करते थे और उन्हीं का गुणगान किया करते थे। अर्थात वहां पर उनके यहाँ क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र कम हो गए थे, धीर और विदेशी सत्ताओं ने यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिस कारण से उनके अधिकार जो है वो कम हो गए थे। अधिकतर भोग विलास में, सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे या कनक कामनियों में उनका ध्यान अधिकतर रहा करता था। और वहीं पर उनके आश्रित कवि लोग भी साथ ही रहते थे, जिस कारण से वो नायिका वर्णन किया करते थे। नायिका का चरित्र अपनी कविताओं में उकेरा करते थे उसका। अर्थात इस समय में जो है तो नायिकाओं का नक्सिक वर्णन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो जिस कारण से इसमें श्रृंगारिता भी है, अलंकारिता भी है, और आपका जो है तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें केवल इतना ही नहीं बल्कि भूषण जी जो हैं, भूषण का नाम आता है मुख्य तौर पर वीर रस में। तो भूषण ने ऐसी जैसे साजिश चतुरंग सैन रस की भी रचनाएं लिखी गई हैं। अर्थात इसमें वीरता का भी देखने को मिलती है और मुक्तक की प्रधानता है, ब्रज भाषा, ये तमाम इसकी विशेषता रही है। और ये राजाओं वाली जो विशेषता है इसको पद्माकर ने अपने एक छंद में बड़ा सुंदर लिखा है। क्या लिखा है, वो कहते हैं कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है
चांदनी है चिक में चिरागन की माला है, कहो पद्माकर त्यों गजट गिजा है सजी, सेज है सुराही है सुरा है और प्याला है। क्या कहते हैं कि सेज है, सुराही है, सुरा तुक ताला है, तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है दुसाला है, विशाला चित्रशाला है। तो मतलब उस टाइम की जो दरबारी छवि, ये रीत काल की इसमें विशेषता भी निहित है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रीत काल की झांकी को उन्होंने अपने के माध्यम से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो ये थी रीत काल के बारे में चर्चाएं। और जो कुछ भी रीत काल के संदर्भ में आपको ऐसा लगता है कि छूटा हुआ है,